हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये जो हमारा वीडियो नंबर 2 है, इससे पहले हमने एक और ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर प्लीज़ उसे देख लें ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, जो हमने बात किया था पिछले वीडियो में, वो क्या क्या बात किए थे उसका मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। कैसे देखेंगे कि हम लोग बात क्या की थी इंट्रोडक्शन का, लिविंग बींग्स किसको बोलेंगे, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, 4 क्राइटेरिया हम लोग देखे थे। उसके बाद क्या कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस जो है ह्यूमन बींग्स को किस किस चीज़ में या फिर लिविंग बींग्स को किस किस चीज़ में हेल्प करता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में 2 टाइप का न्यूट्रिशन था, एक था ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा था हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक को हमने देख लिया था। ऑटोट्रोपिक में हमने बात की थी कि जो प्लांट्स या जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते हैं, खुद से फूड सिंथेसाइज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या उनको ऑटोट्रोफ्स बोलते थे। उसके बाद इसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात की थी जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल का बात किया गया था, जो प्रोसेस और इन्वॉल्व होते थे, कौन कौन इवेंट होता था, कैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता था, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में कर रखी थी। तो अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपका कम से कम समय ले हम और चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने लिखा है क्या कि वहाँ पे क्या था ऑटोट्रोपिक में। ऑटोट्रोपिक में था क्या, ऑटोट्रोपिक में था कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हेटरोट्रोपिक्स आर द दोज ऑर्गेनिज्म who do not synthesize their own food, they are depend upon others for their food। बोलता है क्या कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और दूसरे में किस पे, तो ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटरोट्रोफ्स। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रखा है कि दे डू नॉट सिंथेसाइज फूड, ये खाना नहीं बनाते हैं, और दूसरा दे डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोफ्स फॉर द फूड। ठीक है, और वो जो है ऑटोट्रोफ से डिपेंड होते हैं किस लिए, तो फूड के लिए। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इसमें एग्जांपल हो सकता है आपका एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आ गए, और फिर आपका फंगी भी हो जाता है, आपको हेटरोट्रोफ्स में आते हैं। अब इसका बात करेंगे कि हेटरोट्रोफ्स में और भी टाइप्स होते हैं। जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पे चर्चा कर दूँ थोड़ा सा कि हमने यहाँ पे 2 मेनली पार्ट को रखा है, एक सेप्रोफाइटिक और एक पैरासाइटिक। ये 2 पार्ट है। इस 2 पार्ट नहीं, 2 टाइप्स बोल सकते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे हमने बात किया था कि सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, पैरासाइटिक होता है, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। ये सारे का बात हमने पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे 2 जो इंपॉर्टेंट इसका मैं बात कर दे रहा हूँ, और थोड़ा सा हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट का भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेटरोट्रोफ्स कौन, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते, वो दूसरों पर डिपेंड है। पहला है आपका सेप्रोफाइटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, तो वो नॉन ग्रीन प्लांट्स जो कि किसी भी डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल आपका फंगी हो जाता है, इसमें मशरूम आप जानते हैं कि जहाँ पे देखेंगे कोई लकड़ी उकड़ी सड़ गया हो बरसात के दिनों में, तो वहाँ पे एक वाइट कलर का छत्ता टाइप का निकल आता है, जिसको हम मशरूम भी बोलते हैं। तो वो सब क्या है, सेप्रोफाइटिक है। उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। वो अपना न्यूट्रिशन करते कहाँ से, तो वो जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो जो भी डेड और डिकेइंग मटेरियल है, जो मरा और सड़ा हुआ पदार्थ है, उसी से अपना भोजन ले लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। इसमें आपका मेनली एग्जाम्पल फंगी हो जाएगा। दूसरा बात है कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एनिमल है या जो लिविंग बींग्स है, वो किसी और के बॉडी के इनसाइड में रहता है। ठीक है, मतलब ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है, और जो ऑर्गेनिज्म वो न्यूट्रिशन लेता है उसी के बॉडी के न्यूट्रिशन से वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है कसकट्टा, जो कि काफ़ी फेमस है। इसको हम लोग अमर बेल भी बोलते हैं हिंदी में। अमर बेल इसलिए क्योंकि ये अमर है, इसको जिस पेड़ पे फेंक दिया जाए, वो आपने देखा होगा, अगर आप गांव साइड से बिलोंग करते हैं तो आप देखना होगा कि जो एल्विस टाइप का एक
पतला पतला लर टाइप का होता है जो कि किसी पेड़ पे दिखेगा आपको, उसका जड़ नहीं होता है। वो क्या करता है कि अपना न्यूट्रिशन उसी पौधा से ले लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ और भी हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या, तो ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे आपका वेनस फ्लाई ट्रैप है, पिचर प्लांट है, ये सब जो होते हैं आपका हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग को न्यूट्रिशन पढ़ना है क्लास 10th में हेटरोट्रोपिक में, वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना है। तो एक बात और आप ध्यान देंगे कि जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग होता है उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, तो होलोजोइक का मतलब होता है कि वो उस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें जो एनिमल है या जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को लेता है बाहर से सॉलिड फॉर्म में, और उसको क्या करता है कि अंदर बॉडी के जाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन के बाद उसको क्या करता है, यूज कर लेता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ डेफिनेशन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो गया है, इसको मैं, एनिमल है ना, एनिमल्स, तो यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एनिमल अपना फूड सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और उसके अंदर जो फूड है वो ब्रेक करता है, टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और टूटने के बाद उस चीज को वो ऑर्गेनिज्म यूज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता है, जो ह्यूमन का न्यूट्रिशन है वो आपका क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ऐसा न्यूट्रिशन एक और प्राणी शो करता है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसका नाम है आपका अमीबा। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा और एनिमल्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एनिमल्स यानी हम लोग अभी यहाँ पे बात करेंगे किसका, ह्यूमन का। सब एनिमल्स में होता है लेकिन हम लोग ह्यूमन का बात करेंगे ना यहाँ पे। तो ये हुआ आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखेंगे कि यहाँ पे ये तो हमने पढ़ लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में हमने देखा सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और एक होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में देखा। अब सुनेंगे कि अब जो आगे एनसीईआरटी को आप देखेंगे, एनसीईआरटी बहुत ही खूबसूरत बुक हमको लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एनसीईआरटी काफ़ी खूबसूरत बुक है और उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं मन में। अगर आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होता है, और साइंस पढ़ने का मतलब ही है कि आपके मन में अंदर से क्वेश्चन अराइज होने चाहिए। नहीं तो अगर आप पढ़े जाओ उसको समझ गए हैं कहानी की तरह, तो वैसा नहीं, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आपका साइंस पढ़ने का मतलब है। तो मैं एनसीईआरटी को अच्छा बुक मानता हूँ, रेफरेंस बुक भी अच्छे हैं, लेकिन एनसीईआरटी भी आपकी एक अच्छी बुक है। तो नेक्स्ट जो है कि हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। बात है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन तो हो गया, न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया कि भोजन लेना, उसको यूज करना ही न्यूट्रिशन है। तो अब बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेते कैसे हैं, आखिर उनको मिलता कैसे है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब, या इसको सिंगल सेलुलर भी बोलते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। समझेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे लेते हैं फूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम दो को देख रहे हैं, एक अमीबा है और एक दूसरा पैरामेसियम है। ठीक है, तो अमीबा का न्यूट्रिशन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसका फिगर, और पैरामेसियम का भी देख लेंगे। अमीबा वाला इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको बहुत बार पूछा भी जाता है। समझेंगे कि अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो हम लोग एक बार और देख लें यहाँ पे कि जो ह्यूमन बींग्स है या और भी अलग अलग एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो मल्टी सेलुलर है, उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन होता है किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अमीबा है जो पैरामेसियम है आपका सिंगल सेल एलिमेंट है। ठीक है, एनिमल या ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो सिंगल सेल है, तो इसके पास कोई भी अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो ये जो है सारा काम अपना एक ही सेल में कर लेता है। अब देखेंगे कैसे कि ये न्यूट्रिशन इन अमीबा का हमने फोटो बनाया, ये आपका अमीबा है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये सिंगल सेल है। ठीक है, आपको इसको आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो अमीबा है एक सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस, ये जब अमीबा किसी फूड पार्टिकल्स के नजदीक होता है, मान लें यहाँ पर फूड पार्टिकल्स, ये देख रहे हैं फूड पार्टिकल, ठीक है, ये फूड पार्टिकल, ये अमीबा है। तो क्या करता है कि ये जो अपने इसके जो मसल्स हैं, ठीक है, इसका सेल है, उसको एक शेप में ले आता है। ठीक है, अपने शेप, फूड वॉकुल जहाँ पे, सॉरी फूड जहाँ पे होता है उसके अनुसार अपने सेल का ये शेप चेंज कर देता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ इसको फूड दिखेगा तो ये क्या करेगा, दिखेगा मतलब यहाँ पे आंख नहीं है, मतलब इसको जब महसूस होगा कि वहाँ फूड है, तो ये क्या करेगा अपने बॉडी पार्ट को, सेल को, ये थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का। और ये जो टाइप है, ये जो
टाइप बना जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, ये सूडोपोडिया है और इसके अंदर फूड पार्टिकल्स आ गया है। अब क्या करेगा, धीरे धीरे ये जो होगा अमीबा इसको बंद कर लेगा। ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको ये बंद कर लेगा और बंद करने के बाद जो यहाँ पे जगह बनता है उसको हम लोग फूड वॉक्यूल बोलते हैं। और इसके बाद ये जो फूड होगा इसके बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज मतलब जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन उसे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा और इसी में ये अमीबा डाइजेशन भी कर लेगा, एब्जॉर्प्शन भी कर लेगा और जो इसके वेस्ट पार्ट होंगे उसका एक्सक्रीशन भी कर लेगा एक ही सेल में। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा ये 1 2 3 4 स्टेप भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद डिफ्यूजन होके इसको यूज कर लेता है। वैसे पैरामेसियम का भी होता है। पैरामेसियम का अगर आप फिगर देखें, अगर आपके बुक में होगा तो कुछ थोड़ा सा हम बता दें, इस टाइप का होता है यहाँ पे। और ये जो है जब फूड इसमें आता है तो इसको ये बंद कर लेता है और यहाँ से वो ले लेता है। तो इसको जो इसका जो पार्ट है पैरामेसियम का, इसको हम लोग सिलिया बोलते हैं ना। आप बुक में देखेंगे आपको मिल जाएगा सिलिया। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन अमीबा के बाद, न्यूट्रिशन अमीबा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ये तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो गया जिसमें पैरामेसियम हो गया, अमीबा हो गया। अब हम लोग ह्यूमन का बात कर रहे हैं या एनिमल का बात कर रहे हैं। ठीक, एनिमल मतलब ह्यूमन, हम लोग भी एनिमल हैं। ठीक है, कोई गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि सर हम लोग जानवर बोल रहे हैं। तो ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक जानवर है इंसान। अब देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है, तो जैसे न्यूट्रिशन इसमें हुआ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वैसे ह्यूमन में भी होना चाहिए। तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है काफ़ी कम्प्लेक्स है। इसमें 1-2 प्रोसेस नहीं यूज है। इसमें लगभग देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ 3 2 5 प्रोसेस इन्वॉल्व है न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन में। अब बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन है ह्यूमन का, ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक ईजी प्रोसेस नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशन में कुछ शामिल होते हैं और सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि ह्यूमन के न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला आता है जो आपका है वो इंजेक्शन। सबसे पहला क्या, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या, इंजेक्शन इंजेक्शन मतलब फूड को लेना। तो बोलता है कि जो प्रोसेस है फूड को बॉडी के अंदर लेने का प्रोसेस, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेक्शन। बोलता है इनटेक ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। दूसरी बात, जब फूड गया मुंह में तो उसको हम क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद उसको हम, यहाँ पे हमारा फूड पाइप होता है, यहाँ से यहाँ, ये हमारे स्टमक में जाता है। तो हम लोग चबाना मतलब उसको तोड़ते हैं फूड को। ठीक है, डाइजेशन का मतलब टूटना होता है। तो फूड पहले हमारे मुंह में टूटता है, फिर पेट में जाकर टूटता है और फाइनली वो डाइजेस्ट हो जाता है। जब डाइजेस्ट हो जाता है मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो क्या होता है कि जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें बहुत सारे इसेंशियल मटेरियल होते हैं और बहुत सारे अनइसेंशियल थिंग्स भी होते हैं। तो क्या करता है हमारा कि बॉडी जो है वो हमारे इसेंशियल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को छोड़ देता है। अब एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो एब्जॉर्ब हुआ वाला फूड है, जो एब्जॉर्ब हुआ फूड है उसको हमारा बॉडी जो है यूटिलाइज करता है, उसको यूज करता है। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्ब करने का। और जो यूज करने का प्रोसेस है उसी को हम लोग असिमिलेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा अनयूज्ड फूड है या फिर जो अनएसेंशियल फूड है उसको हमारा बॉडी से बाहर निकाल देता है और उसी को हम लोग बोलते हैं इजेशन। ये तो हमने शॉर्ट्स आपको दिया, शॉर्ट में बताया कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। अब ये सारे प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इस सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। और अब हम लोग न्यूट्रिशन को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि आखिर न्यूट्रिशन में जो हमने 5 प्रोसेस देखे क्या क्या था, इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। ये सारे को हम लोग यहाँ इस फिगर के हिसाब से मैंने बहुत कुछ लिख के रखा है, मैं बारी बारी सबको समझाऊंगा। सबसे पहले ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल या इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन भी बोलते हैं। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं या और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं जो कि पूरे न्यूट्रिशन में काम आता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, ये आपका बगल कैविटी, इसको हम लोग बगल कैविटी, ये आपका माउथ है। ठीक है, माउथ इसको बगल कैविटी बोलते हैं। बगल कैविटी से जुड़ा हुआ आपका 2 ग्लैंड है, ऊपर नीचे होता है, 2 ग्लैंड होते हैं, पेयर में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, उससे आपको जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है
ठीक है। ये बकल कैविटी नहीं, इसको हम नीचे कर देते हैं, ये नसल कैविटी है ना, ये आपका बकल कैविटी है, ठीक। तो ये जो पाइप दिख रहा है आपको, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ऑसोफोगस बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके नीचे आपका स्टमक जो जे शेप में है, जे शेप टाइप दिख रहा होगा आपको, जे शेप का है, इसको स्टमक बोलते हैं। और इसके बगल में आपका है लीवर, ये आपका गैल ब्लैडर है, ये आपका पैंक्रियाज है, ये भी एक ग्लैंड है। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक मोटा सा दिख रहा है, इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड से थोड़ा सा लास्ट इन पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग एनस, ठीक है। और यहाँ पे जो एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, एकदम छोटा सा, इसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्गन हैं इस न्यूट्रिशन में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, इसी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस था वो था इंजेक्शन, ठीक है। क्या था? इंजेक्शन। अब इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड को लेने को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंजेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ हम लोग खाना खाते हैं? मुंह में, ठीक है। मुंह से स्टार्ट होगा, मतलब खाने का जो प्रोसेस है, खाना खाने का जो प्रोसेस है वो मुंह से स्टार्ट होगा। हम लोग मुंह में खाना खाएंगे, तो मुंह में जब हम खाना खाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उस खाना को हमारा जो टीथ है वो चबाता है, ठीक है। टीथ उसको चबाता है, मतलब चबाना का मतलब क्या? उस फूड को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टीथ पे, यहाँ पे जो होता है कि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब डाइजेशन का मतलब क्या होता है? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। तो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है, कहाँ से? माउथ से। और ये जो डाइजेशन होता है यहाँ पे, इसको हम लोग फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं। क्या? फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। फिजिकल डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल डाइजेशन के बाद क्या होता है कि टीथ हमारा पूरे फूड को अच्छे से चबाता है। अब टीथ में भी आपने बचपन में पढ़ रहा होगा कितने टाइप के? 4 टाइप के टीथ होते थे, ठीक है। जो 32 आपके टीथ हैं उसमें 4 टाइप के टीथ होते हैं, वो आपने पहले पढ़ रखा था। किसी का हम काटना है, किसी का हम पीसना है, किसी का हम फाड़ना है, तो आप एक बार फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पे टीथ जो है फूड को ब्रेक डाउन करता है। सबसे पहला रोल किसका है? टीथ का। इसलिए मैंने नंबरिंग करके लिखा हुआ 1 2 3 कि कौन कौन सा हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना। तो टीथ जो है फूड को फिजिकली तोड़ देता है, मतलब वहाँ पे फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। टंग क्या करता है? तो टंग का काम होता है कि वो फूड को अच्छे से मिक्स करता है, ठीक है। मिक्स करता है, मिलाता है। अब मिलाता है और उसका टेस्ट भी पता करता है, मतलब टेस्ट भी होता है। अगर टेस्ट ना हो तो हम लोग को खा नहीं सकते हैं बहुत चीज़ को। अगर आपको बिना टेस्ट वाला चीज़ दे दिया जाए तो आप बहुत कम खा सकते हैं, क्यों ना उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो, लेकिन आपसे खिलाएगा नहीं। तो ये टेस्ट भी देता है और टीथ उसको चबाता है। उसके बाद आते हैं हम कि फूड के बाद यहाँ पे जो है जीभ के नीचे, यहाँ पे जीभ जो है जीभ के नीचे और इसके बगल में मुंह में ही अंदर में ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है सलेवरी ग्लैंड। क्या नाम है? सलेवरी ग्लैंड। और ये जो सलेवरी ग्लैंड है, इससे एक जूस निकलता है, एक रस निकलता है, जूस निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलेवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलेवरी एमाइलेज। अब ये सलेवरी एमाइलेज क्या है? जो आप मुंह में देते हैं ना, जब किसी चीज़ को देखते हैं आप तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो ये जो पानी होता है वही सलेवरी एमाइलेज होता है। जैसे गुपचुप का नाम लेते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, कोई खट्टा चीज़ का नाम है तो मुंह में पानी आ जाता है, या देख के भी आ जाता है, तो क्या होता है? आपका सलेवरी एमाइलेज होता है। ये सलेवरी एमाइलेज का काम क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे सबको लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैंने क्या किया, पहले से लिख के रखा हुआ है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिखते जाएंगे। तो सलेवरी एमाइलेज का 2 काम होता है। पहला जो है कि जो फूड है उसको मिक्स करके सॉफ्टन करना, मुलायम करना, सॉफ्ट करता है, ठीक है। सलेवरी एमाइलेज जो है वो फूड को सॉफ्ट बनाता है, और सॉफ्ट बनाने के बाद वो क्या करता है? ये जो सलेवरी एमाइलेज है एक टाइप का केमिकल है, ठीक है। इसको एंजाइम बोलते हैं हम लोग। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक टाइप के केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेशन या फिर और भी कुछ चीज़ के लिए यूज होते हैं। एक हार्मोन भी होता है जो केमिकल हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है। 2 टाइप का केमिकल सीक्रेट होता है, एक एंजाइम एक हार्मोन। तो यहाँ पे जो सलेवरी एमाइलेज है कि एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है जो आप खाते हैं खाना, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उस कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज में मतलब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर स्टार्च भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या इसको स्टार्च भी बोल सकते हैं, और ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो यहाँ पर स्टार्च को ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने की जरूरत क्या थी? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है आप जो खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च होता है, और स्टार्च को आपका बॉडी जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, ये कम्प्लेक्स
फॉर्म है और ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसको सबसे पहले डाइजेस्ट करके क्या में चेंज करता है, ग्लूकोज में। उसके बाद यहाँ पे काम हो गया मुंह का। अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो मुंह में खाना खाया तो आपका यहाँ से फूड नीचे आता है, इधर नीचे की तरफ आता है फूड, आता है ना। अब यहाँ पे जो फूड आता है तो फूड डायरेक्टली नहीं आ जाता है, जैसे आप खाएं और अंदर नीचे चला गया, पाइप किसी तरह से डाल दिया नीचे गया। अब क्या होता है कि ये जो पाइप है उसमें फूड धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है, आप खाते हैं तो धीरे धीरे नीचे आता है। और ये जो फूड पाइप दिख रहा है आपको, ये फूड पाइप, इसमें एक मूवमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है कि सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना। जब यहाँ पे फूड आएगा, यहाँ पे फूड आएगा यहाँ पे, तो आगे वाला पार्ट फूल जाएगा और पीछे वाला पार्ट सिकुड़ जाएगा। तो ये फूड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो फिर से आगे वाला पार्ट खुल जाएगा और पीछे वाला पार्ट सिकुड़ जाएगा, तो ये फूड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो एक रिदमिक मूवमेंट होता है इस फूड पाइप में, और इस रिदमिक मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट होता है, इसको भी आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है। अब यहाँ पे दूसरा, पहला टीथ हो गया, टीथ रंग हो गया, दूसरा सिलेवरी ग्लैंड हो गया, सिलेवरी एमाइलेज सिक्रेट किया, तीसरा बात आपका फूड पाइप हो गया, और फूड पाइप में आपको पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट दिख गया। अब जो फूड है वो आ जाएगा आपका जे शेप का जो ऑर्गन है जिसको हम लोग स्टमक बोलते हैं, स्टमक में। अब इस स्टमक में आने के बाद क्या होता है फूड, तो आपका स्टमक में भी एक मूवमेंट होता है आपका, ऐसे होते रहता है। आप देखें पेट जो होता है आपका ऐसे होता है, तो इससे भी क्या होता है, कुछ फूड टूटते हैं, फिजिकली डाइजेस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिजिकली डाइजेशन के अलावा केमिकली भी डाइजेशन होता है, मतलब केमिकल डाइजेशन, जो आपने देखा है टूटना, दांत से जो तोड़ना था फूड को छोटे टुकड़ों में, उसको फिजिकल डाइजेशन बोल देते हैं। लेकिन जो सिलेवरी एमाइलेज था वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया, वो आपका क्या है, केमिकल डाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर भी आपका केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन दोनों होता है। तो फिजिकल डाइजेशन का तो उतना मतलब है नहीं, बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपका केमिकल डाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। अब केमिकल डाइजेशन क्या है, तो जो आपका पेट है, आपका जो स्टमक है, ये जब यहाँ पे जब फूड जाता है तो फूड जाने के बाद इसके अंदर भी कुछ केमिकल सीक्रेट होता है जिसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है कि एंजाइम सीक्रेट होता है। और ये एंजाइम कहाँ सीक्रेट होता है, तो पेट के अंदर जो आपका स्टमक है उसके अंदर में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे जूस लिखा हुआ मैंने, इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। फिर से बात कर रहे हैं कि ये जो आपका पेट है, ये जो आपका स्टमक है, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, जूस उससे निकलता है। अब गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, 3 एंजाइम्स। पहला आपका पेप्सिन, दूसरा है HCl और तीसरा है म्यूकस। अब तीनों का आप लोग काम समझेंगे कि ये क्या काम करता है हमारे स्टमक में, तो आपको बहुत जरूरी है, इसका फंक्शन पूछा जाता है बार बार एग्जामिनेशन में और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन आप लिख लेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें पेप्सिन होता है, HCl होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तीनों का काम क्या है, तो HCl जो है, मैं पहले HCl का बात कर रहा हूँ। HCl का क्या काम है, तो HCl इस स्टमक में जब क्रिएट होता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, बहुत ही खतरनाक एसिड है। अगर इसे आदमी पे फेंक दिया तो आदमी का हुलिया भी कर सकता है, लेकिन हमारे पेट में सिगरेट होता है, सोच सकते हैं आप, देखेंगे। तो HCl सबसे पहले यहाँ पे सिगरेट होता है, होता सब है, लेकिन HCl जब सिगरेट होता है तो क्या करता है कि जो फूड के साथ आपके पेट के अंदर कोई भी जर्म्स आ जाते हैं, जर्म्स मतलब कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया जब आ जाता है उसको क्या करता है, मार देता है, ठीक है। सबसे पहले उसको खत्म करता, मार देता है। और दूसरी बात क्या करता है कि यहाँ पे जो आपका HCl है वो एसिड है, तो इस पेट के मीडियम को एसिडिक बना देता है। अब एसिडिक बनाने के पीछे भी रीजन है कि एसिडिक क्यों बनाता है भैया, क्या जरूरी है एसिडिक बनाने का, ऐसे हो जाता काम। तो एसिडिक बना, HCl एसिड है तो एसिडिक नेचर का होगा, तो एसिडिक बना देगा। और एसिडिक मीडियम में ही आपका जो पेप्सिन है वो एक्टिवेट होता है, मतलब काम करता है। अगर पेट का जो मीडियम है वो एसिडिक नहीं होगा तो आपका पेप्सिन काम नहीं करेगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि पहला ये है कि HCl kills the germs inside the stomach and create acidic medium for the activation of पेप्सिन एंजाइम। तो यहाँ पे HCl जो है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एक एसिडिक मीडियम भी क्रिएट करता है, और दूसरी बात क्या करता है कि सारे बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको मार भी देता है। अब दूसरा हम बात करें पेप्सिन का, पेप्सिन का क्या काम है, तो पेप्सिन जो है एक तरह का एंजाइम है, जैसे यहाँ पे हमने सिलेवरी एमाइलेज देखा था उसी तरह का पेप्सिन भी है, लेकिन सिलेवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया था ग्लूकोज में, लेकिन ये जो पेप्सिन है वो
प्रोटीन को तोड़ देगा एमिनो एसिड में। क्या है? प्रोटीन को एमिनो एसिड। तो ये जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड तोड़ता है। तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स को कौन एंजाइम तोड़ता है, तो आप याद रखेंगे हमेशा। तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन तोड़ देता है? पेप्सिन। उसके बाद जो तीसरा है म्यूकस, इसका क्या काम होता है? तो आप जान रहे हैं कि HCl काफ़ी खतरनाक एसिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपके पेट को डैमेज भी कर सकता है। आप बोलेंगे कि सर पेट जलता क्यों नहीं है तब HCl जब होता है तो ये जो म्यूकस है यही उससे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और ये म्यूकस का काम क्या है कि ये जो है स्टमक के अंदर में एक कवरिंग लेयर बना लेता है, एक लेयर बना देता है और उस लेयर पे HCl का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका क्या काम है? टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो ये तीनों का आप काम समझ गए कि क्यों इसका क्यों सिक्रेशन होता है और इसका काम क्या क्या फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ तो हो गया हमारा बात स्टमक का। स्टमक में ये तीन एंजाइम्स आए और यहाँ पे डाइजेशन हो गया और ये तीनों जो है केमिकल डाइजेशन करते हैं, फिजिकल डाइजेशन यहाँ पे बहुत कम होता है। उसके बाद आइए कि उसके बाद जो फूड आएगा वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये दिख रहा है, ये नीचे से कनेक्टेड है ना, ये डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप मान लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ये नीचे से स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। तो स्टमक के बाद ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाता है। समझेंगे कि यहाँ पे जब फूड यहाँ पे डाइजेशन हो गया, यहाँ पे जो सिंपल डाइजेशन होता है और जो कॉम्प्लेक्स डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो सिंपल डाइजेशन है, जो फर्स्ट डाइजेशन है वो कहाँ? स्टमक में होता है। और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स डाइजेशन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब कॉम्प्लेक्स डाइजेशन कैसे होता है देखते हैं। तो ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो आपको ऐसा जिगजैग दिख रहा है, जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, लगभग शायद 9 मीटर या 13 मीटर का होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें फूड आता है। ठीक है, और फूड आने के बाद क्या होता है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे एक यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियाज और दूसरा एक और ग्लैंड है जिसका नाम है लीवर। ठीक है, ये लीवर। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लीवर जो होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है? बाइल जूस। यहाँ पर हमने लिखा हुआ बाइल जूस। ठीक है, लीवर जो बाइल जूस सीक्रेट करता है, एक और बाइल सॉल्ट भी सीक्रेट करता है। बाइल सॉल्ट क्या होता है, बाइल जूस क्या होता है, अभी मैं बता देता हूँ कि ये जो लीवर से बाइल जूस निकलता है ये क्या करता है कि जो आपके फैट हैं उसको इमल्सीफाई करता है। मतलब जो फैट के बड़े बड़े नूडल्स हैं, ठीक है, जो फैट का है आपका, उसको इमल्सीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करता है। और जो फैट होता है उसके बाद आपका पैंक्रियाज से, ये जो पैंक्रियाज दिख रहा है आपको, पैंक्रियाज से 2 और एंजाइम सीक्रेट होते हैं। एक का नाम है ट्राइप्सिन और दूसरा का नाम है लिपास। ठीक है, ट्राइप्सिन और लिपास का क्या काम है? तो ट्राइप्सिन और पेप्सिन आप देख रहे हैं, दोनों भाई लग रहा है, चचेरा भाई। ये क्या है? ये बाहुबली या भलाल देव दोनों है ना। तो ये दोनों का काम भी एक ही है, वहाँ पे काम अपोजिट रहता है लेकिन यहाँ पे दोनों का काम एक ही है कि पेप्सिन भी प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है और ट्राइप्सिन भी आपको प्रोटीन को एमिनो एसिड, डबल ए लिखा है मतलब ए मतलब एमिनो एसिड है ना, वहाँ पे आप लिख लेंगे। तो पेप्सिन को प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है और लिपास जो है वो फैट को फैटी एसिड एंड लगाना मैं भूल गया यहाँ पे, एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और ये जो 2 एंजाइम्स हैं वो कहाँ सीक्रेट होते हैं? पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज कहाँ है? यहाँ पे आपका। ठीक है, तो फिर से मैं इसको बात करता हूँ कि मैंने क्या क्या बात की यहाँ पे। अब सुनेंगे कि यहाँ पे हम लोग माउथ से भोजन ले लिए तो यहाँ हो गया इंजेक्शन और यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका डाइजेशन। टीथ तोड़ दिया, फूड को छोटे टुकड़ों में, डाइजेशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे भी डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, ये भी ठीक है, ये भी डाइजेशन का भी एक प्रोसेस है, पार्ट है। ठीक है, फूड का स्टमक में पहुँचना। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका इंजेक्शन और डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। और स्टमक में भी क्या हुआ आपका? डाइजेशन। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या हुआ अभी? डाइजेशन। अब देखेंगे कि डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। जो हमारा थर्ड प्रोसेस था वो था एब्जॉर्प्शन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद मैं मिटाऊंगा यहाँ पे। देखिए कि जब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुँचता है तो इसका जो कॉम्प्लेक्स डाइजेशन होता है, तो बाइल जूस जो होता है वो फैट को इमल्सीफाई कर देता है। ट्राइप्सिन जो बचा हुआ प्रोटीन होता है उसको फिर से एमिनो एसिड में तोड़ देता है और लिपास होता है कि जितने भी फैट होते हैं उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ये तोड़ने के पीछे रीजन यही है कि इसको एब्जॉर्ब करना काफ़ी ईजी हो जाए, इसीलिए तोड़ा जाता है। अब सुनेंगे हम कि जैसे इसको मैं मिटाता हूँ, आप लिख लेंगे जरूर। जैसे फूड पहुंचता है और कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है आपका कहाँ पे?
स्मॉल इंस्टाइन में, तो स्मॉल इंस्टाइन के अंदर जो आप मान लेते हैं कि ये स्मॉल इंस्टाइन है, ठीक है, इसके अंदर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे, इधर से भी दिखेगा, सॉरी समझेंगे बात को, मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ। ये जो फोटो लिया गया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका ये दिख रहा है, इसके अंदर में जो बात है वो इसका लिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, ये जो उंगली के जैसा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, इसका नाम तो पहले है विल्ली। क्या नाम है? विल्ली। ये आपका विल्ली, बिल्ली नहीं विल्ली, ठीक है, ये विल्ली है। और विल्ली का क्या काम होता है, तो जो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये जो विल्ली है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को, सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो विल्ली का क्या काम होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले बात करेंगे विल्ली का क्या काम होता है। तो ये क्या होता है कि जो इसेंशियल फूड मटेरियल होते हैं जो कि डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, उसको जो भी एब्जॉर्ब पार्ट है उसको हार्ट पास भेजता है, हार्ट से पूरे बॉडी में चला जाता है और फिर बॉडी में जाने के बाद वो यूज हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग अल्सिमिलेशन बोलते थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन भी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसको भेज दिया गया इसेंशियल फूड मटेरियल को हार्ट के पास, हार्ट से वो लंग्स पे के पास जाता है, हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद पूरे बॉडी में चला गया और आपका यूज हो गया, असिमिलेशन हो गया यहाँ पे। अब बात करेंगे कि जो फूड बच गया और उसको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी बचे हुए वाटर पार्ट होते हैं इसमें भी विल्ली होता है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन इसमें भी विल्ली होता है। और ये क्या करता है कि इससे स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा विल्ली होता है इसमें, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये जो बचा हुआ वाटर है, जो पानी बचा हुआ है इस फूड में, उस सारे को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो फूड आपके बिना काम का है बॉडी में, वो रेक्टम के पास पहुंचता है और रेक्टम से फिर एनस से आके बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये आपका फूड मटेरियल बाहर निकल जाता है। एक चीज़ और हमने यहाँ पे दिखाया है जिसको हमने बोला अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, तो अपेंडिक्स को हम लोग वेस्टिजिकल ऑर्गन भी बोलते हैं या वेस्टिकल पार्ट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये जो होता है इसका मेनली बॉडी में कुछ पार्ट नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता है। इसको अगर काट का फटा भी दें तो भी कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसका कोई काम नहीं होता है। कभी कभी पूछ जाता है वेस्टिजिकल ऑर्गन क्या होता है, तो ये आपका अपेंडिक्स है, ठीक है, जिसका कोई काम बॉडी में नहीं होता है। ये कभी कभी बढ़ जाता है तो किसी का पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, आप देखते होंगे कि ऑपरेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका अपेंडिक्स। तो ये हुआ आपका बात किस चीज का, कंप्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने हर चीज़ को क्लियर करने का अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है। पहले फिर से मैं जो आपको हाईलाइट करना चाहूँगा वो क्या करना चाहूँगा, तो हमने यहाँ पे कुछ ग्लैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले लीवर एक ग्लैंड है, लीवर जो बाइल जूस सीक्रेट करता है, ये भी एंजाइम है। पहले ऊपर से देख हम लोग, सैलिवरी ग्लैंड एक है, लीवर दूसरा ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड जिसमें पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। उसके बाद आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस देता है। उसके बाद पैंक्रियाज जो कि पैंक्रियाटिक जूस देता है, जिसमें ट्रैप्सिन लिपास होता है। और कौन कौन सा एंजाइम किस किस काम में आते हैं, इसको आपको एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके बहुत काम का है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने फ्रेंड में शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।